हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे आपको पढ़ाई करना है बिल्कुल फ्री में। क्योंकि यहाँ पे ना ही आपको कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज देना होता है, ना ही पैकेज होते हैं, कुछ भी नहीं होता है। और साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी अगर आपको तैयारी करनी है, जैसे कि आईआईटी, जेईई, नीट, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, बैंकिंग, एसएससी, कुछ भी, सब चीज़ें घर बैठे पढ़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट क्वालिटी के साथ में, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, अब देखिए कक्षा 11वीं संस्कृत व्याकरण में हम कोर और इलेक्टिव वाले बच्चों के लिए धातु रूप के क्रम में लेके आए हैं परस्मैपदी जो धातु होती है अस, उसको, जिसका अर्थ होता है होना। अस का अर्थ क्या होता है? होना। अच्छा, इस होने के अर्थ को दर्शाने के लिए ही अस धातु के अलग अलग लकारों में रूप बनते हैं। लकार क्या होते हैं भाई? लकार क्या होते हैं भाई? किसी काल और परिस्थिति को दर्शाने के लिए उस धातु में जो परिवर्तन होता है वो लकारों के द्वारा होता है। ठीक है, यानी किसको दर्शाने के लिए? काल और परिस्थिति को दर्शाने के लिए लकार प्रयोग में होते हैं। ठीक है, जैसे एक तरह से कह दिया जाता है कि जैसे इंग्लिश में हम टेंस कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई टेंस क्या होते हैं? जो काम हो रहा है उसका समय दर्शाने वाला, कि जिससे कि पता चले कि वो काम कब हो रहा है, कब हुआ था या कब होगा। ठीक है, या कैसे हो रहा है, उसको दर्शाने के लिए टेंस होते हैं। हम अपने हिंदी में पढ़ते हैं तो कालवाची शब्द पढ़ते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। संस्कृत में लकारों के द्वारा ये परिवर्तन हमें प्राप्त होता है। अच्छा, कितने लकार पढ़ेंगे हम? आपके जो सिलेबस में है वो 5 लकार, हालांकि होते कितने हैं? 10 लकार होते हैं, जिनमें से 5 लकारों को हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, 5 लकार जब हम पढ़ेंगे तो उनमें कौन कौन से पढ़ने वाले हैं हम? अपना लट, लंग, रिट, लोट और विधिलिंग। ठीक है, ये हमारे कितने? 5 लकार हम पढ़ेंगे। लट लकार जो होगा, लट लकार में बनने वाली धातुएं वर्तमान काल को दर्शाएंगी, यानी उस काम के होने का समय प्रेजेंट बताएंगी कि ये समय, ये जो काम हो रहा है वो अभी हो रहा है। ठीक है, वर्तमान की बात हो रही है। लट लकार की क्रियाएं हमें ये दिखाती हैं। लंग लकार की जो क्रियाएं होती हैं वो हमें भूतकाल यानी बीते हुए समय का बोध कराती हैं। लिट लकार जो होते हैं वो हमें भविष्य काल का बोध कराती हैं। और इसके बाद में लोट जो होता है वो आज्ञा को दर्शाता है। आज्ञा या अनुज्ञा को लोट लकार के द्वारा दर्शाया जाता है। और विधि यानी जहाँ किसी क्रिया में चाहिए या करे का अर्थ निकले, ऐसे कि उसको करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, या फिर वो विधि पूर्वक पाठ करे तो करे, या चाहिए का अर्थ अगर निकल रहा हो, यानी यहाँ पे हमने इसीलिए कहा है कि काल और परिस्थिति, यहाँ ये काल हो गए तीनों, और लोट और विधिलिंग परिस्थिति को दर्शाते हैं कि कहीं कभी अगर आज्ञा की परिस्थिति बनती है, अगर कहेंगे तुम पढ़ो, ना ही ये कह रहे हैं तुम पढ़ रहे हो, ना कहा तुम पढ़ रहे थे, ना कहा तुम पढ़ोगे, और कह दिया तुम पढ़ो, यहाँ आज्ञा दे दी, तो आज्ञा को कैसे दर्शाएंगे? तो लोट लकार के प्रत्ययों के द्वारा दर्शाया जाएगा। अब कहने के नहीं तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना चाहिए का अर्थ है मतलब ऐसा करना चाहिए, जरूरी है। अब इस प्रकार को के अर्थ को दर्शाने के लिए विधिलिंग लकार के प्रत्यय होते हैं। ठीक है, धातु क्या होती है? धातु क्या होती है? क्रिया, यानी क्रिया का अर्थ काम। तो दुनिया में, ब्रह्मांड में जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, यानी चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, जो भी क्या कर रहे हैं। अब कहेंगे निर्जीव कैसे काम करते हैं? क्यों? पंखा निर्जीव ही तो है, लेकिन चलता है कि नहीं चलता है? बस भी तो दौड़ती है कि नहीं दौड़ती है ना? रेलगाड़ी चढ़ती है और हमारा जो वायुयान है वो उड़ता है। तो क्रियाएं तो होती रहती हैं, है ना? चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, कुछ ना कुछ क्रियाएं करते रहते हैं। तो जो क्रियाएं होती हैं उनको दर्शाया किनसे जाता है? भाई कहेंगे कामवाची शब्दों से दर्शाया जाएगा। कामवाची ना कह के उनको क्या कह दिया जाता है? क्रियावाची शब्द। और उन क्रियावाची शब्द को जैसे पढ़ने भाई अगर हमने किसी किताब को उठाया और उसको आंखों से देखने लगे, देखकर हम उसको समझ रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उस क्रिया को
पढ़ना कह दिया जाता है कि हम उसको पढ़ रहे हैं। कुछ हाथ के द्वारा हम बनावट बनाने लगे तो उसको क्या कह देते हैं, लिखना। यानी उस काम को का एक नाम है कि इसको लिखना कहा जाता है। अगर हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं, हम भावुक हो जाते हैं तो रोना कह देते हैं, हम प्रसन्न हो जाते हैं तो उसको हंसना कह देते हैं, हमें क्रोध आ जाता है तो हम क्या कह देते हैं, उसको हम गुस्सा कह देते हैं। तो हर एक काम के लिए अलग अलग शब्द बने हैं, तो उन्हीं शब्दों को दर्शाने के लिए संस्कृत में कहते हैं उनको धातु। ठीक है, यानी अब ये भाई पढ़ने को क्या कहा जाता है, भाई हिंदी में पढ़ना क्या दिया जाता है और संस्कृत में उस क्रिया को पठ से दर्शा दिया जाता है। ठीक है, अब वो अगर वर्तमान में हो रही होती तो लट लकार के लगा देते हैं प्रत्यय, वही अगर भूतकाल में हो रही होती है तो लंग लकार लगा देते हैं, वही भविष्य काल में होती है तो लिट लगा देते हैं, वही अगर उसी क्रिया को आज्ञा के रूप में किसी को देना है तो लोट लकार का प्रयोग कर देते हैं, और उसी क्रिया में अगर चाहिए का अर्थ जोड़ना है तो विधिलिंग लकार के प्रत्ययों का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो दो कहानियां अपनी पूरी हुई। एक कहानी किसकी, एक हमने धातु की कहानी सुनाई थी, धातु होती क्या है, और दूसरी दर्शाई कि लकार क्या होते हैं और लकार क्या दर्शाते हैं। ठीक है, क्रिया में क्या परिवर्तन कर देते हैं तो बता दिया। अब यहाँ क्या लिखा है, होना। अस का अर्थ होता है होना, यानी होता है। ठीक है, अब हम कहते थे होता है, होगा, होना चाहिए, हो, ऐसा हो। ठीक है, अब ये भी कहते थे ना कि ऐसा हो, तो आज्ञा भी हो सकती है और अनुज्ञा भी हो सकती है, हुआ था। तो ये दर्शाने के लिए हमारी कौन सी, अस धातु होती है, और एक भव धातु भी होती है। भू का अर्थ भी होता है होना। अच्छा, लेकिन ये जो अस धातु है ना, इसका एक जो प्रयोग है वो जरूर हम आपको बता देते हैं कि होने के अर्थ में तो भव धातु का भी प्रयोग हो जाता है, जो हमने भू धातु आपको करवाई है, भू धातु का रूप भव परिवर्तित हो जाता है, तो वो हमने सिखा दिया है। लेकिन ये जो एक अस धातु है, ये पता है कहाँ पे और प्रयुक्त होती है, जहाँ मूल क्रिया नहीं हो रही होती है। अब जैसे लिख दिया कि केवल मान लीजिए कि लिख दिया कि राम है, राम है, राम कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं बस, लेकिन कह दिया उनकी पहचान के संग में कह रहे हैं कि राम है, सीता है, फल है, विद्यालय है, विद्यालय है। फिर कह दिया यहाँ पे हमने कि दो चिड़ियाँ हैं, फिर कह दिया बच्चे हैं, बच्चे हैं, छात्र हैं, या जो भी, एक नहीं बहुत सारे हों। ठीक है, तो केवल देखिए ये शब्द क्या लिखा है, अब है लिखा हुआ है। ठीक है लिखा है, दो हैं, बहुत सारे हैं, संग संग में। चलिए और भी थोड़ा दिखा दें। अब यहाँ पे जैसे देखिए क्रिया नहीं है, मूल काम कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि राम है, उसकी उपस्थिति को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, अब कह दिया तुम हो, फिर कहा तुम दोनों हो, तुम दोनों हो, तुम सब हो, तुम सब हो। अब ये है लिखा हुआ है, हो लिखा हुआ है। अब गागी का अर्थ कि मैं, अब मैं के संग में भी आ जाएगा यही, हम कहते हैं मैं हूं, हम दोनों हैं, हम दोनों हैं। फिर कह दिया हम सब हैं, हम हैं या हम सब हैं। बीच की चीजें इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि अभी बीच में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं कि राम भगवान हैं। ठीक है, राम उत्तम पुरुष हैं, सीता एक कैसी हैं, बोले पतिव्रता नारी हैं, स्त्री हैं। अब यहाँ पे हम बीच में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम केवल ये बता रहे हैं कि जैसे किसी नाम के साथ में, नाम के साथ में या सर्वनाम के साथ में है, हूँ, हो, अगर ये जुड़ा हुआ हो तो उसको दर्शाने के लिए, और काम कुछ नहीं हो रहा हो, उसमें कोई क्रिया नहीं दिखाई दे रही हो, लेकिन है, हूँ, हो, उनके होने का, अस्तित्व के होने का भाव आए, तब क्या करते हैं, तब अस धातु का प्रयोग होता है। ठीक है, तब हम अस धातु का प्रयोग करते हैं। और कोई क्रिया हो रही हो उस समय पे, तब इसके लिए हमारी भू धातु होती है, भू धातु जिसका भव होता है। यानी अब कहें कि यहाँ पे समारोह होता है,
तो समारोह के होने की बात हो रही है, यहाँ केवल उपस्थिति दर्शाई जा रही है कि राम है, सीता है, फल है, विद्यालय है, 2 चिड़िया हैं, छात्र हैं, तुम हो, मैं हूँ। ठीक है, यहाँ पे केवल उपस्थिति दर्शाई जा रही है, और क्योंकि दोनों का ही अर्थ होना निकल रहा है, आप कहोगे कि भू का अर्थ भी तो होना होता है और अस का अर्थ भी होना होता है, तो कहाँ पे किसका प्रयोग किया जाए। तो ये प्रयोग हमने आपको बता दिया कि इस प्रकार से ये हमारे सामने लिखा है कि बालक है, बालक है, फिर लिख दिया 2 चिड़िया हैं, 2 चिड़िया हैं, फिर कह दिया लड़कियां हैं, लड़कियां हैं, फिर कह दिया तुम हो, फिर कह दिया तुम दोनों हो, फिर कह दिया तुम सब हो, फिर कह दिया यहाँ पे ये 4 5 लिख देते हैं, 4 ये 5 और ये 6, फिर लिख दिया मैं हूँ, मैं हूँ, फिर लिख दिया यहाँ पे हम दोनों हैं, क्योंकि भाई क्रिया याद करना तो बड़ा सरल होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर उनका प्रयोग नहीं आता है तो उन क्रियाओं को, धातु रूपों को याद करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये हमने वाक्य लिख दी है। अब देखिए हम क्या करेंगे, प्रयोग कैसे करेंगे। अभी क्या कहा है, कोई मूल क्रिया नहीं हो रही हो, केवल किसी की पहचान बताई जा रही हो और उसमें है, हूँ, हो लिखा हुआ हो, तो आप अस धातु का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, पहले तो हम आपको बता देते हैं कि वर्तमान काल के हमारे 9 प्रत्यय होते हैं। यही है, हूँ, हो को दर्शाने के लिए कितने होते हैं, 9 प्रत्यय होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ती, तह, अंति, सी, थह, थह, आमी, आवह, आमह। ठीक है, क्या होते हैं, ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह, ये हमारे 9 प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पे देखिए यही हुआ कि नहीं हुआ, अस धातु में ती जुड़ दिया तो क्या हो गया, ये अस्ति, अस्ति। यहाँ जाके आ का लोप हो गया तो ये क्या रह गया भाई, क्योंकि तह होता है, अ का लोप लुप्त हो गया, स अकेला बच्चा, तो क्या बन गया, ये तह। ठीक है, आधा सा और त। अब भाई आप कहेंगे कि अस धातु में तो हलंत होता है, यहाँ पे त क्यों नहीं हो रहा है, तो हलंत अगर कोई व्यंजन आधा हो और उससे किसी शब्द का अंत हो रहा हो तब तो हलंत का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर बीच में है तो फिर हम उसको आधा दर्शा देते हैं, तब हलंत की जरूरत नहीं होती है। तो ये बना अस्ति, स्तः, और ये हो गया संति, यानी ती, तह, अंति जो होता है, तो जो अंति का आ है वो उसमें जुड़ गया, तो ये हो गया हमारा संति। ठीक है, ती, तह, अंति। हालांकि ये क्रियाओं की सिद्धि होती है सूत्रों के द्वारा, वो तो हम आपको याद रखने के लिए बता देते हैं, जिससे आपको पता चले, याद रहे कि आधा सा ऐसा संति ऐसा क्यों नहीं बना रहे हैं, संति पूरा कैसे हो गया, तो इसलिए हमने आपको याद रखने के लिए बता दिया ऐसा। हालांकि सूत्रों से सिद्धि होती है उनकी। तो अस्ति, स्तः, संति, असि, स्थः, स्थ, व अस्मि, स्वः, स्मः, यानी हमारा सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। तो आस्मी नहीं कहा यहाँ पे, आमी, आवह, आमह का आमी जो होता है भाई, आमी का क्या हटा दिया, अस धातु से ये आ हटा दिया तो जाके अस्मि जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पे वो आमी, आवह, आमह, तो यहाँ पे से आ का क्या कर दिया गया, लोप कर दिया गया, तो ये हो गया अस्मि। आवह का हमारा क्या हो गया, बोले अस धातु में आवह जुड़ना था तो आ को हटा दिया, तो ये वाला आ हटा, ये वाला हटा, बच गया स्वह। ठीक है, तो क्या हो गया, आमी, स्वह। तो आमी, आवह, आमह जुड़ने के बाद यहाँ पे क्या बना, अस्मि, स्वह, स्म। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि भाई हमने ये कहानी आपको पढ़ा चुके हैं कि पुरुष क्या होते हैं, कर्ता होते हैं, और कर्ता का क्या संबंध है क्रिया से, कहेंगे क्रिया हो ही नहीं सकती है जब तक कि कर्ता नहीं हो। कर्ता नहीं हो तो कोई संज्ञा होनी चाहिए, तो यहाँ तो कर्ता तो कोई नहीं बन रहा है, काम करने वाला तो कोई नहीं बन रहा है,
लेकिन फिर भी पुरुष को पुरुष की पहचान बताने के लिए हम ये आपको बता रहे हैं कि भाई क्रिया को करने वाला कर्ता होता है और कर्ता को ही पुरुष कहा जाता है। ठीक है, ऐसे हम समझ सकते हैं। और यहाँ पे भाई पुरुष जो है उसको हम कैसे दर्शाएंगे बताइए। बोले पुरुष की 3 कैटेगरी बना दी गई है भाई। जिसके संग में क्रिया का प्रयोग हो रहा है वो कौन है, पुरुष है। तो कैसे पुरुष हो सकते हैं, कहेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 कैटेगरी के, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, हो गए। अब यहाँ पे देखेंगे कि भाई उत्तम कौन होता है, मध्यम कौन होता है, प्रथम कौन होता है। तो कहेंगे मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। ऐसे याद रखिए, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। तो उत्तम पुरुष का कर्ता कौन हो गया, मैं। मध्यम पुरुष का कौन हो गया, तुम। और बाकी जितने जो भी बच रहे हैं बस इनको छोड़ के, मैं और तुम को छोड़ दो, तो बाकी जो भी शेष बच रहे हैं वो सभी हमारे प्रथम पुरुष के कर्ता कहलाएंगे। अब वो एक वचन में भी हो सकते हैं, 2 में भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे संग में अगर एक और कोई व्यक्ति आके आपको पढ़ाने लगे तो हम क्या कहेंगे, मैं पढ़ाती हूँ। फिर हम कहेंगे हम दोनों पढ़ाते हैं। हो सकता है कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे संग में और 2-3 लोग आके हो जाए, तो क्या अकेले मैं अपने आप को दर्शाने के लिए, क्या हम 3-4 लोगों को दर्शाने के लिए मैं ये कहूँगी कि मैं पढ़ाती हूँ, नहीं। तब हम कहेंगे हम सब आपको ये पढ़ाते हैं, हम सब मैग्नेट ब्रेन्स में आपको शिक्षा देते हैं। कहेंगे कि नहीं। अकेले थे तब तक मैं कहा, लेकिन हम खड़े ही रहे तब तक एक और कोई आ गया तो फिर हम दोनों कहा। हम खड़े रहे लेकिन और 2-3 लोग आ गए तो फिर हम सब कह दिया हमने। ठीक है, यानी जो करता है वो द्विवचन और बहुवचन में अपना रूप बना लेता है। तो हमारे उत्तम पुरुष के 3 कर्ता कौन कौन से हो गए, मैं, हम दोनों और हम सब। ठीक है, काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हालांकि पुरुष को कर्ता इसीलिए कह दिया जाता है क्योंकि उसी के संग में क्रिया जुड़ती है। लेकिन अब इस परिस्थिति में तो यहाँ पे क्रिया हो ही नहीं रही है, तो ये पुरुष क्या बन रहा है, बोले संज्ञा बन रहा है। इस स्थान पे तो सिर्फ संज्ञा है जिसकी पहचान बताई जा रही है, प्रातिपदिक संज्ञा हो रही है उसकी। तो ठीक है, अब मध्यम पुरुष में कौन आता है, बोले तुम आता है। लेकिन तुम के जैसे हमने कहा तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे साथ में हो सकता है ना कि एक और आके बैठ जाए, तो क्या कहेंगे, तुम दोनों। तो तुम जो है वो द्विवचन में भी हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई आपकी कार्बन कॉपी हो जाएगी या फिर आपकी फोटो कॉपी हो जाएगी, नहीं, या आपकी डुप्लीकेट कॉपी कोई हो जाएगी, नहीं। तुम 2, तुम्हारे संग में एक और बैठ जाए तो तुम 2 लोग हो जाओगे। संख्या में 2 हो गए तो द्विवचन हो गए। और हो सकता है तुम जो बैठे हो, हम कहें तुम पढ़ रहे हो, तुम दोनों पढ़ रहे हो, तुम सब पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे जो बहुवचन में बहु का अर्थ होता है बहुत, तो यहाँ पे हो जाएगा मतलब कैसा वचन, यानी कैसी संख्या, बोले बहुत संख्या हो जो। तो कहा तुम सब। तुम सब क्या होता है, हमारा मध्यम पुरुष का कर्ता होता है। और बाकी सभी, चाहे हाथी, घोड़ा, आदमी, औरत, लड़का, लड़की, जो भी हो, चिड़िया, बादल, पानी, हवा, जो भी हो, वो सब, उन सब के नाम प्रथम पुरुष में गिने जाते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पे मध्यम और उत्तम पुरुष क्या हो गए हमारे, कैसे हो गए, बोले मैं, हम दोनों, हम सब, तुम दोनों, तुम सब। ये हमारे 6 कर्ता अलग हो गए, 6 संज्ञा अलग हुई, 6 पुरुष अलग हो गए। ठीक है, हो गए अलग। अब इनको संस्कृत में क्या कहते हैं, संस्कृत में क्या कहा जाता है, क्योंकि ये भाई कर्ता बन रहे हैं या प्रातिपदिक संज्ञा बन रही है, तो इनका सूत्र होता है कर्तरी प्रथमा। लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे प्रथमा। किसी के लिंग को, किसी के वचन को, किसी के पुरुष को दर्शाने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो तुम की जो प्रथमा विभक्ति है युष्मद् शब्द में मिलेगी, क्योंकि तुम का की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, युष्मद् शब्द से हुई है। तो युष्मद् की प्रथमा विभक्ति में आएंगे तो क्या बनता है प्रथमा विभक्ति में रूप, तुम बनता है त्वम, प्रथमा के एक वचन में। तुम दोनों बनते हैं युवाम और तुम सब बनते हैं यूयम। ठीक है, अब इसके बाद है मैं कहाँ मिलेगा, इसकी उत्पत्ति कहाँ है, उत्पत्ति स्थान है अस्मद शब्द। अस्मद शब्द में भी हम क्या लगाएंगे, प्रथमा विभक्ति। तो क्या बनेगा, अहम, हम दोनों को क्या कहेंगे, आवाम, हम सबको क्या कहेंगे, वयम। अहम, आवाम, वयम। ठीक है, अर्थात लोग ऐसे, मतलब आप लोगों को सिखा दिया जाता है कि मैं को अहम क्या कहा
हम दोनों को आवाम कहा, हम सबको वयम कह दिया, लेकिन क्यों कहा और कहाँ से आए तो ये भी बताना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ से लेके आए हैं हम इन चीज़ों को। अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम आए कहाँ से? अस्मद और युष्मद से आए हैं। अस्मद और युष्मद के शब्द रूपों से आए हैं। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि उत्तम और मध्यम पुरुष की क्रिया केवल इन 6 लोगों के लिए आने वाली है। ठीक है, एक वचन के लिए एक वचन की, द्विवचन की द्विवचन के लिए और बहुवचन की बहुवचन के लिए। ठीक है, बाकी सबके लिए प्रथम पुरुष की क्रिया बनी है। तो अब यहाँ देखेंगे हम, लिखा है बालक है। अब यहाँ कर्ता नहीं बन रहा है, ये तो केवल क्या बन रहा है? केवल नाम है, प्रातिपदिक संज्ञा हो रही, इसकी नाम दर्शाया जा रहा है, तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। प्रथमा होगी तो बालक क्या बन जाएगा हमारा? यह हम सामने बनाते जा रहे हैं। बालक क्या हो जाएगा प्रथमा विभक्ति एक वचन में? बालकः। अब क्रिया नहीं है लिखा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे? कौन सी इसको है को किससे दर्शा दे? कहते हैं अस धातु से दर्शा दो, क्योंकि मूल क्रिया नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए कहेंगे वर्तमान काल में आओ, क्योंकि है, हूँ, हो, ये वर्तमान काल के ही चिन्ह होते हैं हिंदी में। तो वर्तमान काल कहाँ आएगा? बोले लट लकार में आएगा। लट लकार में देखा 9 रूप है, किसको उठा ले? तो बोले इन 6 को तो छोड़ दो, क्योंकि बालक ना तो अहम, आवाम, वयम है, ना त्वम, युवाम, यूयम है, ये 6 लोग नहीं है। तो किसकी बात आई? बोले प्रथम पुरुष की बात आई। तो ये बालक किस पुरुष का लग रहा है? कहेंगे लग नहीं रहा है प्रथम पुरुष का। संख्या में कितना है? बोले 1 है। तो कहेंगे प्रथम पुरुष एक वचन की हमें क्रिया लेनी है। तो बालक के लिए प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया हम क्या लिख देंगे? अस्ति। तो ये हो जाएगा अस्ति, बालकः अस्ति, बालकः अस्ति। ठीक है, अब कहा 2 चिड़ियां हैं। क्या लिखा है? चिड़ियां हैं, यानी क्या यहाँ पे संज्ञा है, संज्ञा की पहचान बताई जा रही है, प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे इसकी, लेकिन संख्या में तो 2 है। 2 हैं तो कोई बात नहीं है। 2 चिड़िया को क्या कहते हैं? चटका। चटका द्विवचन में क्या बनती है? चटके। क्या बनता है? चटके। किसके द्विवचन में? प्रथमा के। क्यों? केवल नाम बताया जा रहा है, इसलिए चटका जो शब्द था, आकारांत शब्द था, लता जैसे उसके रूप बना दिए, प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में बन गया ये हमारा चटके। अब है के लिए क्या करें? तो बोले है के लिए अस में चले जाओ, क्योंकि कोई काम नहीं कर रही है ये। ठीक है, अस के पास गए, उससे पूछा कि भाई बताओ, तो उसने कहा बताओ क्या 6 लोगों में से तो कोई नहीं है? बोले नहीं है, तो हमें जाना ही नहीं है। तो ये 2 क्रियाएं तो अपने आराम से बैठ गई। ये सीट किसके द्वारा भरी जाएगी? केवल इनके लिए, 6 लोगों के लिए। तो यहाँ चटके कौन हो गई? प्रथम पुरुष की क्रिया हो गई। बताइए अब इसमें हम कौन सी लगाएंगे क्रिया? बोले एक वचन की अस्ति लगाएंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ संख्या में 2 है, तो लगा देंगे चटकेस्तः, यानी 2 चिड़ियाँ हैं। अब लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ बहुत सारी हैं, लड़कियों को क्या कहा जाता है? बालिका। अब लड़कियाँ एक नहीं है, 2 नहीं है, बहुत सारी हैं लड़कियाँ, बहुत सारी हैं, संख्या में बहुत से हैं, तो बहुवचन का रूप लेंगे हम। कहाँ से? प्रथमा विभक्ति से। तो क्या बनेगा? बालिका, बालिके, बालिकाः। तो बालिका हो गया। अब इसके संग में जो है, हूँ, हो, है अकेला, उसको बताना पड़ेगा। किससे दर्शाएंगे? अस धातु से। पूछेंगे बताओ आप कौन सा पुरुष हो? तो वो कहेंगे हम मध्यम उत्तम में से कोई नहीं है, हम प्रथम पुरुष हैं, लेकिन बहुवचन में है। तो हो जाएगा बालिकाः सन्ति। तो कई बच्चों को ये नहीं पता होता है कि कहाँ पे अस्ति लगाएं, कहाँ पे स्तः लगाएं, कहाँ पे संति लगाएं। तो एक वचन के लिए अस्ति आता है को दर्शाने के लिए, द्विवचन के लिए स्तः आता है, बहुवचन के लिए संति आता है। ठीक है, अब चलते हैं हम। अब कहा तुम हो। ठीक है, इनकी कहानी निपटी, तो ये आ गया तुम हो। तुमको क्या कहा जाएगा? कहेंगे केवल, क्योंकि ये क्या हो रहा है? नाम बताया जा रहा है, प्रातिपदिक संज्ञा की जा रही है, तो तुमको कह देंगे हम त्वम। क्या कह देंगे? त्वम। और त्वम के लिए क्रिया कौन सी होती है? कहेंगे मध्यम पुरुष एक वचन की, क्योंकि तुम जो है वो कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष है और एक वचन है, क्योंकि है, हूँ, हो लट लकार से दर्शाया जाएगा। मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया हम कह देंगे असी, इसके लिए आएगी। सी, थह, थह यहाँ पे आता है। बोले तुम दोनों आ गए, तो मध्यम पुरुष के क्या हो गए? बहुवचन। तुम दोनों को क्या कहा जाता है? युवाम। प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में बनता है युवाम, तो इसके संग में क्या आएगा? हो के लिए स्थः। ठीक है, और इसी के साथ में अब कहा तुम सब। तुम कैसे हो गए? बहुवचन में, तो क्या कहेंगे? बहुवचन में यूयम। युष्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति के 3 रूप हैं।
ठीक है, प्रथमा विभक्ति कर्ता के लिए भी प्रयुक्त होती है और नाम बताने के लिए भी होती है। तो त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है, अब यूयम के लिए क्या आएगा, कहेंगे स्थ, क्योंकि ये बहुवचन में है, मध्यम पुरुष का भी है और बहुवचन के। अब मन में सवाल आएगा, ये है तो तीनों मध्यम पुरुष के ही कर्ता या हमारी प्रातिपदिक संज्ञा सर्वनाम है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि त्वम के संग में स्थ आ जाए, युवाम के संग में असी आ जाए, यूयम के संग में स्थ, नहीं, एक एक संख्या अपने अपने हिसाब से ही बनाएगी अपने रूपों को। चलिए अब चलते हैं हम अपने कहाँ पे, मैं पे पहुंच गया कि मैं हूँ, मैं हूँ, तो मैं को क्या किससे दर्शाएंगे, कहेंगे अहम से। क्यों, क्योंकि ये केवल नाम बताया जा रहा है और नाम बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए क्या कहेंगे, अस्मद से कहेंगे। बताओ मैं को प्रथमा विभक्ति में कैसे रूप बनाएंगे, तो बन अहम, आवाम, वयम, यानी एक के लिए अहम, दो के लिए आवाम और बहुत सारे के लिए वयम का प्रयोग हम करेंगे। तो मैं तो बन गया अहम से। अब हूँ को किससे दर्शाएं, कहेंगे अस धातु में जाओ। तो इससे पहले वो पूछो अहम से, बताओ कौन से पुरुष हो, कहेंगे अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम। अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं, एक वचन है, तो हम कह देंगे अहम अस्मि। अब हम आप अपना अपना जब परिचय बताते हैं तो हम कहते हैं ना कि मैं हूँ, आई एम अ टीचर बोलते हैं ना, तो हम कहेंगे अहम शिक्षिका अस्मि। क्या कहेंगे, अहम शिक्षिका अस्मि, मैं शिक्षिका हूँ। तुम कौन हो, तुम कौन हो, छात्र हो, तो क्या कहेंगे, त्वम छात्रः असि। तुम अगर एक छात्र हो तो कहेंगे त्वम छात्रः असि। तुम दोनों छात्र हो तो कहेंगे युवाम छात्रौ स्थः। तुम सभी छात्र हो तो यूयम छात्राः स्थ। ठीक है, समझ गए, ये प्रयोग है। बीच में कुछ भी लिख दो, लेकिन अहम के संग में अस्मि आ गया। आवाम हम दोनों हैं तो कहेंगे आवाम हम दोनों क्या है, हैं, जो भी है, तो उसके लिए लिखने के बाद में जो है वो किससे आएगा, स्वह से, और वयम के साथ में हम लगाएंगे स्मः। अर्थ निकल आएगा कि हम सब हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। देखिए क्रिया के संग संग में उसका प्रयोग सीख लीजिए, तो कम से कम अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः जो याद किए हैं इनका आपको ये पता चल जाएगा कि इनका आप कहाँ पे प्रयोग करेंगे। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले लकार पर। तो अब इसमें भूतकाल की बात, यहाँ पर भी वही परिस्थिति आएगी कि अगर आपके सामने लिखा है कि लड़का था, दो लड़के थे, बहुत सारे लड़के थे, गाय थी, यहाँ पे कोई कह दे कि यहाँ पे हाथी था, वो कहे घोड़े थे, वो कहे महल था, यहाँ पे ये राजा थे, तो ये था, थी, थे को दर्शाने के लिए था हो, दो थे, एक था, बहुत सारे थे, तो था, थी, थे को दर्शाने के लिए भी वही हमारी अस धातु लगेगी। तुम थे, मैं था, समझ रहे हो। यहाँ पे हम एक पुरुष के बता देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि बालक था या राजा था। हाँ चलिए, बालक नहीं था, लो राजा था। ठीक है, एक राजा था, तो हमने कह दिया राजा था। फिर कहें दो राजा थे, बहुत सारे राजा थे। ठीक है, तो अभी इनको हम इन्हीं को वचनों में बदल के आपको बताते जाएंगे। तो राजा को क्या कहते हैं, नृप। ठीक है, राजन के भी बनते हैं और हमारे किसके बनते हैं, राजा भी हमारा संस्कृत शब्द ही है। राजन शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही रूप है, तो राजा भी हमारा कैसा है, संस्कृत शब्द ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे राजा मान लीजिए चाहे नृप मान लीजिए, एक ही बात है। अब वही बात आ जाती है कि था, थी, थे है, कोई क्रिया नहीं हो रही, तो उसको के लिए कहाँ से आएगी, ये अस धातु से आएगी। नृप से या राजा से पूछेंगे बताओ आप कौन सा पुरुष वचन है, तो कहेगा ना ही मैं उत्तम हूँ ना ही मध्यम हूँ, मैं प्रथम पुरुष का है, एक वचन का है, तो यहाँ पे आ जाएगा नृपः आसीत, यानी राजा था। दो राजा थे तो हम क्या कहेंगे, नृपौ थे, तो क्या हो जाएगा, आस्ताम। अब कहें बहुत सारे राजा थे तो क्या हो जाएगा, नृपाः आसन। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है कि ये अलग अलग, कहीं आस्ताम, कहीं आसन लिखा रहता है, कहीं आसीत लिखा रहता है थाती थी के लिए, तो कहाँ से लिखा रहता है, इन अस धातु के रूप से आता है। मध्यम पुरुष में कहें, अब लिखा हुआ है कि तुम थे, तुम विद्यार्थी थे, तुम छात्र थे या जो भी थे, तो कहा तुम थे, तो तुम क्या बनेगा, त्वम।
ठीक है, था थी थे को किससे दर्शाएंगे, कहेंगे अस धातु से। ठीक है, किससे, अस धातु से। तो कहेंगे मध्यम पुरुष एक वचन के लिए क्या क्रिया लगेगी, भूतकाल वाली, क्योंकि था थी थे तो लंग लकार में जाना पड़ेगा हमें, तो मध्यम पुरुष के लिए आ जाएगा हमारा आसीह। ठीक है, तुम दोनों थे तो कहेंगे युवाम, तुम दोनों थे वहां तुम दोनों थे तो युवाम, ये हो जाएगा हमारा आस्तम। तुम सब थे तो क्या हो जाएगा, यूयम आस्त। ठीक है, तो हमारी क्रिया याद करने का तो वही तरीका है भाई, लंग लकार के लिए कि त ताम न अह तम ता अम आव आम, त ताम न अह तम ता अम आव आम। तो देखिए वही हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अस धातु में त लग गया पहले, लेकिन अस धातु पहले क्या बना, आसीत। क्या बना, आसीत, यानी आ भी बड़ा हो गया। क्योंकि क्यों बड़ा हुआ, जरा ये भी तो कभी आपने गौर किया कि नहीं, क्योंकि ये अस धातु तो स्वयं में अस है, भूतकाल का आ और लगेगा इसमें, अब दो आ लगेंगे तो बताइए दीर्घ होगा कि नहीं होगा, दीर्घ संधि का नियम लगेगा कि नहीं, तो अस हो गया आस। अब आस हो गया तो उसमें त लगा दिया, ताम लगा दिया, न लगा दिया, उसमें ई का आगमन और हुआ है तो ये हो गया आसीत, यहाँ आस्ताम, ये हो गया आसन, आसीह, यहाँ पर भी ई की मात्रा आई तो आसीह, अह तम ता होता है तो वो ईह तम त हो गया। आसम अम आव आम, तो ये क्या हो गया हमारा, आस धातु में, आस धातु आदि आदि थी, अम लगा तो ये हो गया आसम, ये हो गया आस्व, और यहाँ पर हमारा ये बन गया आस्म। ठीक है, त ताम न अह तम ता अम आव आम, बस ये याद रखिए, आम आ हट रहा है और सीधा सा में सारी चीजें जुड़ रही हैं। तो इस प्रकार से लीजिए ये हो गए। अब कहा मैं था, मैं वहां था, कल मैं वहां था, तो लिखा मैं के संग में आ गया था लिखा हुआ, मैं था, तो मैं को क्या बनाएंगे हम, अहम। मैं को क्या कहते हैं, अहम। और था थी कौन सा आएगा, उत्तम पुरुष का एक वचन का, क्यों, क्योंकि मैं उत्तम तुम मध्यम, मैं हम दोनों हम सब उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं, उनके लिए आ जाएगा हमारा आसम। हम दोनों के लिए क्या आ जाएगा, आवाम, आवाम के साथ आ जाएगा आस्व, और वयम, वयम आस्म। ठीक है, मैं था, हम दोनों थे, हम सब थे, था थी थे का अर्थ यहां से आ गया। ठीक है, चलिए अब गागी गे, अब अस धातु हो जाती है, अशिष्यति, अशिष्यतः, शिष्यंती नहीं होता है, सशिष्यति कुछ नहीं होता है, अस धातु भव में परिवर्तित होकर अपना भविष्य काल में रूप बनाती है, तो क्या बनता है, भविष्यति। अब देखिए तीतः अंति सीथः थः आमी आवह आमह, तो जो प्रत्यय हैं वो सीधे लट लकार से उठा लिए जाते हैं। संग में क्या बना दिया जाता है, बोले श्या लगा दिया जाता है, कौन सा, भविष्य का श्या। ऐसे याद रखिए कि जैसे भविष्य में श्या आता है वही श्या हमारी धातुओं में लग जाता है, भूतकाल के जब प्रत्यय बना रहे हों, यानी लट लकार के प्रत्यय ले लिए, भविष्य से स्या ले लिया तो बनी अस्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यत्, श्यामी स्यावः श्यामः, यहाँ से उठा लिया। अब जो भव है उसमें इडागम कर दिया, क्योंकि मूल धातु होती है भू, लेकिन रूप परिवर्तित हो जाता है भव, और ज़्यादातर भाई कहाँ पे लगती है ई का आगमन, भाई जहाँ जगह होगी वहाँ पर, आधा है तो इधर स्वर जुड़ सकता है। अब ये जब देखिए ये पूरा है, इसमें पहले से ही आ लगा है, ई कहाँ लगाओगे, बोले नहीं है जगह, फुल है ग्लास तो नहीं बनाएंगे, आधा है ग्लास भर लीजिए तो भव हो जाएगा भवी। ठीक है, फिर श्यति श्यतः श्यन्ति लगा देंगे। वही इनकी अपनी अपनी प्रक्रियाएं होती हैं, सूत्र होते हैं, सिद्धि करवाई जाती है, तब कहीं जाके ये आपके जो दिखाई देता है कि कहाँ पे भू का भव हुआ और कैसे उसमें इडागम हुआ, तो ये सूत्रों से होता है। लेकिन हम भाई सरल तरीके से याद हो जाए वो चीज़ आपको बता रहे हैं। अब ग्रेजुएशन में जब आप पढ़ेंगे तो सूत्र सिद्धि के माध्यम से फिर वो सिखा ही देंगे आपको। ठीक है, तो तीतः अंति सीथः थः आमी आवह आमह, ये हमारे कैसे आए, लट लकार जैसे आ गए, श्या भविष्य का लगा दिया और अस धातु भव में परिवर्तित हो जाती है। अर्थ क्या निकलेगा, होगा, दो होंगे, बहुत सारे होंगे, तुम होगे, तुम दोनों होगे, हम तुम सब होगे, मैं हूँगा, हम दोनों होंगे, हम सब होंगे। ठीक है, तो होगा, होंगे, ये दर्शाने के लिए भव धातु का प्रयोग कर लिया जाता है। अब लोट लकार यानी बालक हो,
तुम बालक हो। अब कहा बालक हो, दो बालक हो, सभी बालक हो, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी आज्ञा वाली, तुम हो, तुम दोनों हो, तुम सब हो, मैं हूँ, मैं हूँ। अब यहाँ पे जो मध्यम पुरुष है वो आज्ञा वाला हो, तुम हो, तुम हो, यानी यहाँ आज्ञा दे दी तो त्वम एधि, ठीक है। तुम दोनों हो तो यहाँ पे स्तम, तुम सभी हो तो स्त, मैं के संग में आसानी, हम दोनों के संग में असाव, और यहाँ पे हो जाएगा असाम। यानी अब लोट लकार के प्रत्यय कैसे याद किए जाएं, तो अगर भूतकाल के याद हैं तो ये भी याद हो जाएंगे। भूतकाल के प्रत्यय क्या होते हैं लंग लकार के, त, ताम, न, अह, तम, तम, त, और यहाँ हो जाता है आव, आम, यही होते हैं ना हमारे लंग लकार के, आव, और ये हो जाता है आम। यहाँ पर परिवर्तन ये होता है, ता के स्थान पे ये हो जाता है तू, यानी मात्रा आ जाती है। ताम जैसा का तैसा रहता है, इस आधे ना में तू और जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, आधे ना से अंतु में परिवर्तित हो गया, तू ताम अंतु। अब ये बिल्कुल बदल रहा है अस धातु का, ये सीधा ना ही इसमें अह आ रहा है ना ही आ रहा है, ये बन रहा है एधी, यानी इसको हमें याद रखना है कि लोट लकार में अस धातु सबसे अलग अपना रूप बनाती है मध्यम पुरुष के वचन में एधी। फिर तम तो ऐसा ही कि ऐसा आ गया, आ हट रहा है आधे सा में, स्तम, स्त। देखिएगा द्विवचन और बहुवचन में अ आगे वाला देखिए हट गया है। यहाँ पे आसानी यानी आनी, आव, आम, तो अम की जगह पे हो गया आनी। जैसे हमारा वर्तमान काल होता है, भविष्य काल में उसमें आमी कहते हैं, इसमें आनी कह देते हैं, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। आव तो जैसा कहते ऐसा है असाव, और यहाँ पे असम, ठीक है। तो देखिए बहुत कुछ हमारे मिल जाते हैं लंग लकार जैसे, और लंग लकार के से लोट के बनते हैं वैसे ही विधिलिंग के भी बन जाते हैं। त, ताम, न, तो बस यहाँ का अलग न का यहाँ पर यू हो जाता है, ये अलग परिवर्तन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, त, ताम, युहु। अब अहतम, त, आव, आम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा स्य। अब यहाँ पे या का आगमन हो रहा है, किसका आगमन हो रहा है, या का आगमन हो रहा है। अस धातु का स रह गया है, स के संग में या का आगमन हो गया है, ठीक है। अब इसमें जाके के हमारे क्या होंगे, सारे जो भी प्रत्यय हैं वो जुड़ते जाएंगे, तो सा आधा हो गया, ये स्य हो गया। अब इसके बाद हो गया स्यात, है ना, होना चाहिए, बालक होना चाहिए, दो बालक होने चाहिए, सभी बालक होने चाहिए। तो बालकः स्यात्, बालकौ स्याताम, बालकाः स्युः, त्वं स्याः, युवां स्यातम, यूयं स्यात्, अहम स्याम, आवाम स्याव, और वयम स्याम। इनमें सभी में चाहिए जुड़ जाएगा कि बालक को होना चाहिए, दो बालकों को होना चाहिए, सभी बालकों को होना चाहिए। अब तुम्हें होना चाहिए, तुम दोनों को होना चाहिए, तुम सभी को होना चाहिए, मुझे होना चाहिए, हम दोनों को होना चाहिए, हम सभी को होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से ये अस धातु के ये हमारे शब्द रूप जितने भी धातु रूप हैं वो पूरे हो जाते हैं। लंग की याद कर लीजिए, तो लोट और विधिलिंग के आपके देखिए, हम इसीलिए याद करवाने पे जोर ना देके हम याद आपको प्रयोग करना ज़्यादा सिखा देते हैं, क्योंकि या तो हमें पता ही है कि लट लकार से हमारे भविष्यकाल के रूप समान बन जाते हैं, और लंग लकार की याद कर लिए तो लोट और विधिलिंग याद हो जाते हैं। तो इस तरह से बनाने आपके बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी आपको, यूट्यूब पे मिल जाएंगी, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, और आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएंगी। और तीनों में ही कहीं पर भी आपको कोई भी वीडियो देखना हो, आपको कोई पढ़ाई करना हो, उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि कोई पैसे नहीं देना है, आप फ्री में पूरी पढ़ाई कर सकते हैं, पूरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वेबसाइट और एप्लीकेशन को खोलेंगे कैसे, एप्लीकेशन तो प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगी, और वेबसाइट के लिए आप जाएंगे गूगल पर, लिखेंगे magnetbrains.com, एंटर करेंगे, वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा, और एप्लीकेशन खोलेंगे उसमें भी ऐसा ही पेज आ जाएगा, जिसमें एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में यहाँ पे देखिए सबके नाम लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक है ना, सबके नाम लिखे हुए हैं कि आपको किससे जुड़ी हुई चीज़ें पढ़नी है। बताइए, आप कहेंगे हमें इंग्लिश मीडियम से जुड़ी हुई पढ़नी है, तो इंग्लिश मीडियम के ये आ गए क्लास, कौन सी क्लास में, 11th में। 11th में देखिए कौन से सब्जेक्ट, कहेंगे संस्कृत,
भास्वती हो चुकी है, संस्कृत व्याकरण पढ़ा आपने, व्याकरण के यहाँ पे लिस्ट आ गई, आप जिसको क्लिक करेंगे वो वीडियो हो जाएगा ओपन। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आपको, इस लिस्ट में आपको ये पता चल जाएगा कि व्याकरण का हो या फिर आपके पुस्तक से जुड़ा हुआ हो, उसके हर एक पाठ के कितने टॉपिक हमने पूरे कवर करवाए हैं। ना कि केवल संस्कृत के, ऐसे ही आप हर एक सब्जेक्ट को आप आराम से ढूंढ सकते हैं और परेशान नहीं होंगे। ना ही इतना पता, कई बच्चों को तो ये पता भी नहीं है कि 6 कंप्लीट हो गया, 7 कंप्लीट हो चुका है, 8 हो चुका है, 9 हो चुका है, 10 हो चुका है, हम 11th पे पहुंच गए हैं। इतनी कक्षाओं की व्याकरण और एनसीईआरटी पूरी हो चुकी है, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी वेबसाइट पे जाइए, अपनी क्लास को सर्च कीजिए, सब चीज़ें मिल जाएंगी, हर एक सब्जेक्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी और वहीं से वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपनी एक और धातु को सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।